अच्छा चलिए, हम लोग इनकॉर्पोरेशन का 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, ये अपना इनकॉर्पोरेशन का तीसरा क्लास है। तो आप लोग जो पिछला 2 क्लास है बिना उसको देखे इसमें मत आइए, तो काफ़ी दिक्कत होगा। ठीक है, हम लोग पिछले 2 क्लास में क्या किए थे एक बार हम ट्राई कर रहे हैं, जो किए हैं आपको बताने का, ताकि आपको याद है कि नहीं, ये सब किया हुआ है कि नहीं, देख लीजिए। हम लोग फर्स्ट क्लास स्टार्ट किए थे इनकॉर्पोरेशन में। यहाँ पे सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आज उसका आपको डिफरेंस भी दिखाया जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, फिर उसका कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे। फिर हम लोग कुछ केस स्टडी भी सॉल्व किए थे, याद है ना, कुछ केस स्टडी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज का क्लास जो अपना रहेगा, केस स्टडी से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपका एग्जाम में केस स्टडी से एमसीक्यू आ सकता है और केस स्टडी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है ना, हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारा अपना अभी तक कुछ हुआ है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं 1% कंपनी ओपीसी। देखिए, ओपीसी कंपनी 1% कंपनी, ठीक है, ये सबसे पहले आपको ये जानना है कि कंपनी एक्ट 2013 में क्या नया आया है, क्या फर्स्ट टाइम आया है क्या? तो हाँ, इससे जो पुराना कंपनी एक्ट था ना 1956, उसमें आपको ओपीसी कंपनी का कंसेप्ट दिखता नहीं। ठीक है ना, ओपीसी कंपनी का कंसेप्ट 1956 में नहीं था। 2013 का जो कंपनी एक्ट था उसमें इसको लाया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है एमसीक्यू में, आपको पूछ लिया जाएगा कि 2013 का कंपनी एक्ट में कौन सा कंपनी आया था, तो 3-4 कंपनी का नाम दे देगा और उसमें आपको बताना पड़ेगा कौन सा कंपनी है। तो उसमें ओपीसी कंपनी एक था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ओपीसी कंपनी के बारे में कुछ जानने का कोशिश करेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो भैया सबसे पहले 1 मेंबर कंपनी, ठीक है, 1 मेंबर कंपनी ओपीसी कंपनी जो है, आप देख सकते हैं का नोट्स में ओपीसी कंपनी में लिखा हुआ है 1 मेंबर कंपनी। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है ना, ओपीसी कंपनी में कितना मेंबर होता है? 1 मेंबर होता है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी नेचर, क्या ओपीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी है? तो ओपीसी कंपनी प्राइवेट कंपनी ही नेचर है। ठीक है ना। नेक्स्ट, एनकरेज एंटरप्रेन्योर हिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन बिजनेस। देखिए, ये ओपीसी कंपनी ना एनकरेज करता है एंटरप्रेन्योर लोगों को कि वो अपने आप को कॉर्पोरेट में लाए। एक्चुअली में होता क्या था, पहले प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए 2 मेंबर का जरूरत पड़ता था। ठीक है ना, लेकिन अब क्या होने लगा है, ओपीसी कंपनी आने से कोई एक मेंबर, इकलौता मेंबर अगर है और वो भी चाहता है कि अपने आप को मैं कॉर्पोरेट में रखूं, कॉर्पोरेट बिजनेस करूं, तो वो ओपीसी कंपनी खोल के बिजनेस कर सकता है, जो कि वो 1956 का जो कंपनी एक्ट था उसमें वो नहीं कर सकता था। नेक्स्ट, कंपनी खोलने से आपको काफी प्रोसीड्यूर रिक्वायरमेंट, काफी ज्यादा एग्जेम्पशन मिलता है। देखिए, अगर सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताओ कि एक इंसान अपना सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस को कंपनी में क्यों कन्वर्ट करना चाहता है, तो इसका बहुत सारा रीजन है। उसी में एक और ये रीजन आता है कि वो अपने आप में से वो कुछ एग्जेम्पशन पाना चाहता है। वो अपने आप को ये बोलना चाहता है कि मेरे को कुछ एग्जेम्पशन पाना है, तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में चले जाओ। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जो एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, वो आपको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आने से एग्जेम्पशन मिलता है। नेक्स्ट 2 पॉइंट काफी सिंपल है, तुम ये नोट्स नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी और नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है ना, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आने से सेपरेट लीगल एंटिटी आपको दिखेगा और लिमिटेड लायबिलिटी ये कंपनी का पहले का फीचर्स था, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़े। ठीक है ना, तो फिर से एक बार बताते हैं। पहला पॉइंट क्या था, 1 मेंबर कंपनी था। दूसरा था ये प्राइवेट कंपनी नेचर है। फिर बताइए कि एनकरेज करता है कि कॉर्पोरेट बिजनेस में आने को। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन मिलता है, सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लायबिलिटी है। ये 1% कंपनी का कुछ फीचर्स था। ठीक है ना, अपना सीएमए इंटर में काफी समय ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और अभी का एरा में एमसीक्यू है तो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है 1% कंपनी का 2-3 फीचर बताओ, तो ये सब पॉइंट बताओ। ठीक है, अब हम लोग कंपनी इसका ओपीसी कंपनी का कुछ रूल्स पढ़ते हैं, कुछ रूल्स। ठीक है ना, कुछ रूल्स क्या, जो कि ओपीसी कंपनी का फॉर्मेशन के वक्त लगता है। मतलब अगर आप एक ओपीसी कंपनी खोलने जा रहे हो, तो आपको भी ये सब रूल्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, आइए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन who shall in the event of the subscriber a death or his incapacity to a contract become the member of the company। मतलब साफ सा बात क्या बोलना चाह रहा, देखो
ये पूरा लॉ का भाषा है, तुम खुद से समझ के अगर लिखते हो तो भी चलेगा। क्या बोलना चाह रहा है इस पॉइंट में? देखो हम लोग को पता है ऑलरेडी कि हर कंपनी का अपना एक बहुत ही बड़ा वाइटल डॉक्यूमेंट है जिसका नाम क्या है, कमेंट में लिख के बताइए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आपका कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, उसमें आपको ये बात बता देना पड़ेगा, आपका कंपनी का MOA में ये बात बता देना पड़ेगा कि आपका कंपनी का नॉमिनी कौन होगा। क्यों नॉमिनी का नाम बताना पड़ेगा? नॉमिनी का नाम इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि अगर जो मेंबर है वो अगर किसी भी कारण के वर्ष मर जाता है या कुछ उसका हो जाता है, अनसर्टेन इवेंट अगर उसका कुछ हो जाता है, तो उस केस में नॉमिनी को मेंबर बना दिया जाएगा। यही बात लिखा हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ द ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन। मेमोरेंडम में नेम ऑफ द अदर पर्सन बोला जाएगा। हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर, जो मेन सब्सक्राइबर है अगर वो मर जाता है, डेथ हो जाता है, या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए अगर वो इनकेपेबल है, तो उस केस में उसको मेंबर बना दिया जाएगा। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, other person whose name is given in the memorandum shall give his prior written consent in prescribed form INC3 and the name shall be filed with ROC at the time of incorporation। जिसको हम मेंबर बनाना चाहते हैं उसका आप प्रायर कंसेंट ले लीजिए, ठीक है ना। सॉरी, द अदर पर्सन, नॉट मेंबर, द अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन, जिसका नाम MOA में आप दिए हो, जिसका नाम आप MOA में दिए हो, ध्यान रखना, जिसका नाम आप MOA में दिए हो, ठीक है, मतलब जिस नॉमिनी का नाम आप MOA में दिए हो उसका आप प्रायर कंसेंट लेना। प्रायर कंसेंट का अर्थ ये होता है कि मेंबर बनाने से पहले उसका कंसेंट ले लेना कि भैया तुमको हम नॉमिनी बना रहे हैं, और उसको बोलना कि तेरा काम क्या पता है, तेरा एक INC, एक फॉर्म आता है INC3, तू तो पहले उससे प्रायर कंसेंट ले ले। सुन, प्रायर कंसेंट ले लिया, प्रायर कंसेंट लेने के बाद INC3 तुम ROC को भर दो, ROC को INC3 भरना। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि INC3 कब भरा जाता है, तो नॉमिनी का कंसेंट, प्रायर कंसेंट कि वो नॉमिनी बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है, इसके लिए INC3 भरना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सच अदर पर्सन मे बी गिवन द राइट टू विथड्रॉ हिज कंसेंट। देखो, जो आदमी जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो ना, अगर उसका मन किया कि मैं अब नॉमिनी नहीं रहना चाहता हूं, तो वो अपना कंसेंट अगर विथड्रॉ करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। मतलब अगर आप नॉमिनी हो एंड इफ यू वांट टू विथड्रॉ योर कंसेंट देन यू कैन डू दिस। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको समझाया जाएगा, कॉपी में लिखाया जाएगा, तो इस पॉइंट को थोड़ा लिख लो कि इसको कॉपी में लिखाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपके कॉपी, इसको इस पॉइंट के लिए आपको कॉपी में थोड़ा डिटेल में समझाया जाएगा। अभी तक हम लोग 3 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट में क्या बोला गया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप ये बात बता देना कि आपका कंपनी का नॉमिनी कौन होगा। दूसरा पॉइंट में क्या बताए थे, नॉमिनी से प्रायर कंसेंट ले लेना और INC3 ROC को जमा कर देना। इसी तरह से बोलो और पेपर में छाप दो, ठीक है ना। बस प्रायर क्या लिखोगे एग्जाम में, प्रायर कंसेंट विल बी टेकन फ्रॉम नॉमिनी एंड INC3 विल सबमिटेड टू ROC, यही लिख रहा है एग्जाम में। एग्जाम में डिट्टो ये बात नहीं छापना होता है, कभी ऐसा नहीं माना जाता है कि आप पूरा छाप दो, समझो और समझ के लिखो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि इफ, ध्यान से सुनना, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे पेपर में। देखो ये चीज अगर तुम समझ जाओगे ना क्या लिखेंगे पेपर में, ठीक है, तो आसानी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया था कि इफ मेंबर वांट्स टू विथड्रॉ हिज कंसेंट ही कैन, ठीक है, वो कर सकता है। इफ मेंबर वांट्स टू विथड्रॉ हिज कंसेंट कैन, वो कर सकता है। अच्छा, फिर क्या पढ़े थे, फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, द मेंबर ऑफ OPC may at any time change the name of such another person by giving notice to the company and the company shall intimate the registrar INC4। ध्यान से सुनना। अच्छा, क्या बोल रहे हैं यहां पर, अगर मान लो मेंबर चाहता है कि हमको अपना नॉमिनी का क्या चेंज करना है, नाम, द मेंबर ऑफ OPC may at any time change the name, नाम चेंज करना है, मेरे को नाम चेंज करना है नॉमिनी का, तो वो भी कर सकता है INC4 देके। देखो अभी तक 2 फॉर्म हम लोग पढ़नी है। अगर तुम ध्यान से सुनना, अगर तुम लाते हो, किसको लाते हो, अगर तुम नॉमिनी को लाते हो तो INC3 भरना, अगर नाम चेंज करना है तो INC4 भरना। अब देखिए एक बात हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये सब एक ही बार में याद नहीं होता है, किसी को भी नहीं। आप आज क्लास किए, आप आज ही सारा दिन पागल की तरह बोलते रहो। क्या बोलोगे, ऐसे अपने आप को बोलना, अपने आप में बोलना, क्या बोलना कि जब कोई नया मेंबर आए, सॉरी नॉमिनी आए, तो INC3 देना ROC को। अगर मान लो नाम चेंज करना है, अगर नाम चेंज करना है तो INC4। जितना बोलोगे उतना याद होगा, क्लियर है ना। और ये सब 1 2 4 दिन पढ़ने से नहीं होता है, समझ में आ रहा बात। अच्छा नेक्स्ट,
any such change in the name of the person shall not be deemed to be the alteration of memorandum। बहुत बड़ा बात है, हम आपको समझा रहे हैं। देखो मेमोरेंडम, हम किसी का नाम चेंज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। तुम लोगों को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब पढ़ाया गया था तब उसका कुछ क्लॉज बताया गया था, उसमें एक नेम क्लॉज बोल के कंसेप्ट था। नेम क्लॉज में सारा मेंबर लोगों का नाम लिखा हुआ है। अब आप बात को ध्यान से समझो, आपने अपना एमओए में जो नेम क्लॉज है उसमें सारा मेंबर का नाम लिखा है, और आज आप अचानक नाम क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो चेंजिंग ऑफ नेम क्या ऑल्टरेशन ऑफ एमओए है? क्या आप नाम चेंज कर रहे हो, क्या ये ऑल्टरेशन ऑफ एमओए है? इसका आंसर ये होता है, इन केस ऑफ ओपीसी इफ आई एम चेंजिंग द नेम ऑफ अ, in case of OPC if I am changing the name of a MOA, it is not deemed to be alteration of MOA। इसको alteration of MOA नहीं माना जाता है। ध्यान से सुनना, यही बात बोला है कि if you want to change the name of the nominee, then it does not mean that you are altering MOA। आप एमओए को अल्टर नहीं करोगे, ये डीम कर लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा, ठीक है ना। हम आपको एक बात बता देते हैं जस्ट फॉर योर नॉलेज, एमओए अल्टर करना कोई छोटा मोटा बात नहीं है। अगर आप एमओए अल्टर करना चाहते हो ना, अगर आप मान लो एमओए को अल्टर करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन इन जीएम पास करना पड़ेगा, एसआर इन जीएम, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जीएम, और उसके साथ साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, एनसीएलटी बोलो, सबका अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप नाम चेंज कर रहे हैं नॉमिनी का, तो इसको एमओए अल्टरेशन नहीं बोला जाता है। समझ में आया बात? ये डीम कर लिया जाता है कि ये आप एमओए अल्टर नहीं कर रहे हो। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, ओनली नेचुरल पर्सन। ध्यान से याद रखना, जो नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन का मतलब होता है जिसके शरीर में खून और मांस हो, फ्लेश और ब्लड हो, उसे नेचुरल पर्सन कहा जाता है। जो नेचुरल पर्सन है और वो अगर इंडियन सिटीजन है, ओनली नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, रेसिडेंट इन इंडिया, जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है, समझ में आया ना बात, ठीक है, रेसिडेंट इन इंडिया है, वही आपका क्या बन सकता है, वही आपका ओपीसी का मेंबर बन सकता है। अब भैया याद रखना, रेसिडेंट इन इंडिया के लिए अब 182 दिन का कंसेप्ट नहीं है, 180 दिन का कंसेप्ट है। समझ में आया बात? तो इसका मतलब ओपीसी का मेंबर बनने के लिए आपको रेसिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा और 182 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा रेसिडेंट इन इंडिया होने के लिए। सॉरी, नॉट 182, अमेंडमेंट आ चुका है, 120 दिन, तभी आप क्या बनोगे, तभी आप बनोगे हमारे ओपीसी कंपनी का मेंबर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी मेंबर ऑफ अ मोर देन अ ओपीसी, मोर देन अ ओपीसी। ध्यान से, हम एक ओपीसी का ऑलरेडी मेंबर है, आई एम अ मेंबर ऑफ अ ओपीसी। इफ आई एम अ मेंबर ऑफ एन ओपीसी देन आई कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अनदर ओपीसी। अरे पगला, अगर तू एक ओपीसी का मेंबर है ना, तो तू दूसरा किसी और ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी नहीं, किसी भी वक्त नहीं। ध्यान से याद रखना, if you are a member of an OPC then you can't be a member of another OPC at any point of time, किसी भी वक्त नहीं। at any point of time का एक मतलब है, अभी हम समझाते हैं। and the said person shall not be nominee of more than OPC। सुन, ध्यान से सुनेगा, मैं एक कंपनी का मेंबर हूं, मैं एक ओपीसी का मेंबर हूं, अगर मैं एक ओपीसी का मेंबर हूं ना, तो मैं दूसरे ओपीसी का नॉमिनी बन सकता हूं। मान ले हम एक ओपीसी का क्या है, मेंबर, हम एक ओपीसी का क्या है, मेंबर, दूसरे ओपीसी का क्या है, नॉमिनी, ठीक है ना। दूसरे ओपीसी का क्या है, नॉमिनी। हम मेंबर भी एक ओपीसी का बन सकते हैं, नॉमिनी भी एक ओपीसी का बन सकते हैं। ध्यान से सुनना, मेंबर भी एक ओपीसी का बन सकते हैं, नॉमिनी भी एक ओपीसी का बन सकते हैं। आई कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी एंड आई कैन नॉट बी अ नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुन, वहां पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या था, सुन, हम एक ओपीसी का मेंबर है, दूसरे ओपीसी का नॉमिनी है। हम जिस ओपीसी का नॉमिनी है ना, उसका मेंबर मर गया, उसका मेंबर क्या हुआ, मर गया, तो उसका मेंबर अगर मर जाएगा तो मेरे को वहां क्या बना दिया जाएगा, मेंबर बना दिया जाएगा। तो बन गए ना हम दो ओपीसी का मेंबर, ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप वहां मेंबर बन रहे हो तो यहां से आप छोड़ो, और नहीं तो वहां आप किसी और को बनवाओ। बात समझ में आया ना।
क्लियर है ना? इसका मतलब आप एक ओपीसी का या तो मेंबर रहोगे या तो नॉमिनी रहोगे। समझ में आया ना? एक से ज्यादा नॉमिनी भी नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट बी अ नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 एक से ज्यादा ओपीसी का आप क्या बन गए? नॉमिनी बन गए। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर इन ओपीसी, नेचुरल पर्सन को ही ओपीसी का मेंबर बनाओ। member in another such company by virtue his being nominee in that OPC, such person shall meet the eligibility criteria। सही बात है, अगर नॉमिनी को भी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा जो उसका क्राइटेरिया है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा? माइनर को आप किसी भी ओपीसी का मेंबर नहीं बना सकते हो। नो माइनर शैल बिकम मेंबर ऑफ, नॉमिनी भी नहीं बना सकते हो, मेंबर भी नहीं बना। नो माइनर शैल बिकम मेंबर ऑफ नॉमिनी, कोई भी माइनर आपका नॉमिनी नहीं बन सकता है। और कैन होल्ड शेयर्स विद बेनिफिट, सीधा सा बात, माइनर को नॉमिनी बना सकता है, इतना याद रखेगा। नेक्स्ट सुन, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी अंडर सेक्शन 8। बात ध्यान से सुन ले, ओपीसी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में नहीं जा सकता है। ओपीसी कंपनी को चैरिटेबल कंपनी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओपीसी कंपनी को चैरिटेबल कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है? कन्वर्शन पब्लिक कंपनी में किया जा सकता है। समझ आया बात? अब एक बच्चा बोलेगा प्राइवेट कंपनी में कन्वर्शन नहीं किया जाता है। आप गुरुदेव हैं अगर आप ऐसा बोलते हैं तो ओपीसी खुद प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट को प्राइवेट में क्या कन्वर्ट करेगा? मैं प्राइवेट को प्राइवेट क्या कन्वर्ट करेगा? बात समझ में आ रहा है ना? ओपीसी तो खुद एक प्राइवेट कंपनी है, तो सीधा सा बात, ओपीसी कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, ठीक है? इतना ही यहाँ से पढ़ना है। एक बार फिर से हम बताते हैं आप लोगों को सारा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट बोले थे कि एमओए में नॉमिनी का नाम बता देना, जो नॉमिनी बनना चाहता है प्रायर कंसेंट ले, आईएनसी 3 लेके, अरे इसी तरह से घर में पड़ेगा यार। उसके बाद किसी को कंसेंट विड्रॉ करना है तो वो भी कर सकता है। उसके बाद अगर नाम चेंज करना है, ठीक है, अगर नाम चेंज करना है तो कर सकता है आईएनसी 4 के माध्यम से। उसके बाद नाम चेंज करना एमओए का ऑल्टरेशन नहीं माना जाता है। मेंबर किसको बनाओगे? जो कि इंडियन रेसिडेंट है, मतलब 120 दिन इंडिया में रहा है, ठीक है ना? इंडियन रेसिडेंट या इंडियन सिटीजन, ध्यान से याद रखना, ठीक है? और एक बात, वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन। अच्छा, उसके बाद क्या बोले थे? एक कंपनी का मेंबर होगा तो एक ही कंपनी का नॉमिनी भी होगा। तो एक से ज्यादा कंपनी का मेंबर भी नहीं बन सकता, एक से ज्यादा कंपनी का तो नॉमिनी भी नहीं बन सकता है। फिर क्या बोले थे? जो नेचुरल पर्सन बिकम अ मेंबर इन ओपीसी, मेंबर इन अनदर सच कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ हिज नॉमिनी इन दैट ओपीसी, ठीक है? वो नॉमिनी एक कंपनी का बनेगा, एक का मेंबर बनेगा। माइनर को नॉमिनी मत बनाना और ओपीसी को चैरिटेबल कंपनी में कन्वर्ट मत करना, पब्लिक कंपनी में कन्वर्शन हो सकता है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, सुन, अब बात ध्यान से सुन। वो जो एक पॉइंट हम बताए थे ना, पॉइंट नंबर 3, उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा कॉपी में जो नोट्स दिया गया समझ ध्यान से। अच्छा, क्या क्या प्रोसीडियर होता है चेंज ऑफ नॉमिनी एज पर कंपनी रूल? नॉमिनी को किस तरह से चेंज किया जा सकता है? सबसे पहला नंबर बात, नॉमिनी विथड्रॉ हिज कंसेंट, अपना कंसेंट लेके चला जाएगा। ये नॉलेज के लिए, एग्जाम के लिए उतना लिखेगा चलेगा। अपना कंसेंट लेके चला गया तो नॉमिनी चेंज हो जाएगा। अबे नॉमिनी खुद बोल रहा है हमको जाना है तो जा, नॉमिनी चेंज। मेंबर चाहता है कि नॉमिनी चेंज हो सकता है। मेंबर मर गया तो भी चेंज होगा। मेंबर मर गया ड्यू टू इनकैपेसिटी, नॉमिनी क्या बन गया? मेंबर बन गया। ध्यान से समझ में आ रहा है क्या बोले? फर्स्ट पॉइंट, नॉमिनी अपना कंसेंट, नॉमिनी विथड्रॉ हिज कंसेंट उठा लिया। क्या बोले? नॉमिनी कंसेंट उठा लिया, चलेगा। मेंबर बोल रहा वांट्स टू चेंज द नॉमिनी, ठीक है? मेंबर डाई हो गया ड्यू टू इनकैपेसिटी, नॉमिनी क्या बन गया? मेंबर बन गया। नॉमिनी मेंबर बन गया, अब फिर से किसी नया नॉमिनी को लाओ। अरे दादा, नॉमिनी चेंज करने का तरीका बताओ। पहला, नॉमिनी अपना कंसेंट खुद लेके जा रहा है। दूसरा, मेंबर बोल रहा चेंज कर। तीसरा, मेंबर मर गया तो नॉमिनी मेंबर बन गया, तो दूसरा नॉमिनी बोला। ये 3 तरीका है नॉमिनी को चेंज करने का। ध्यान से सुनेगा। पहला तरीका जो बोले थे उसमें क्या लिखा हुआ है? नॉमिनी विल गिव अ रिटन नोटिस टू द कंपनी टू विथड्रॉ हिज कंसेंट। नॉमिनी क्या करेगा? रिटन नोटिस देगा किसको? कंपनी को, कि हम अपना कंसेंट को विथड्रॉ कर रहे हैं। फिर क्या बोला है? मेंबर विल गिव रिटन नोटिस टू द कंपनी, मेंबर नोटिस देगा किसको? कंपनी को, दैट ही वांट्स टू चेंज द नॉमिनी। यस, अगर मेंबर को नॉमिनी को हटाना है, मेंबर नॉमिनी को हटाना चाहता है, दादा मेंबर को हटाना है नॉमिनी को, मेंबर अगर नॉमिनी को हटाना चाहता है तो मेंबर नॉमिनी को हटा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मेंबर नॉमिनी को हटा सकता है। एक रिटर्न देगा कंपनी को, नॉमिनी बिकम मेंबर ऑन द सेम डे। जिस दिन मेंबर मरा उसी दिन नॉमिनी क्या बना? मेंबर बन गया। तीनों केस में तेरे को आईएनसी 3 देना पड़ेगा। यस भैया, आईएनसी 4 वो नाम चेंज, आईएनसी 4 नाम चेंज के लिए था, याद रख। आईएनसी 4 किस लिए बताए थे? देखा था ना, एनी टाइम चेंज नेम, ठीक है ना?
तीनों का तीनों केस में INC3 देना पड़ेगा 15 दिन के अंदर में। कितना दिन के अंदर में? 15 दिन का अंदर में। अब सुन, कब में कंपनी विल सबमिट INC4? INC4 कब होता है? चेंज ऑफ नॉमिनी। और INC3 नए नॉमिनी के लिए। दादा सुनिए ना, INC4 कब दिया जाता है? नॉमिनी का नाम चेंज करना है, INC3 दिया जाता है नया नॉमिनी के लिए, INC4 चेंज ऑफ नॉमिनी। नॉमिनी को हम चेंज कर रहे हैं, नॉमिनी को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। आरओसी को देना पड़ेगा 30 दिन का अंदर में, आरओसी को देना पड़ेगा 30 दिन का अंदर में। सर नया बात क्या बोले? ध्यान से सुन, कंपनी विल सबमिट INC4 चेंज ऑफ नॉमिनी, INC3 देना पड़ेगा फॉर्म INC3 न्यू नॉमिनी कंसेंट टू आरओसी विद INC3 के लिए, ठीक है। न्यू नॉमिनी कंसेंट टू आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिटन नोटिस बाय द कंपनी। समझ में आ गया ना? हम फिर से एक बार बताते हैं, INC3 टू 15 दिन के अंदर में देना, ये तीनों केस में क्लियर है ना। कंपनी विल सबमिट फॉर्म INC4 चेंज ऑफ नॉमिनी के लिए, फॉर्म INC3 न्यू नॉमिनी कंसेंट के लिए, आरओसी को देगा विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिटन नोटिस बाय द कंपनी। कंपनी को जो नोटिस मिला उसके 30 दिन के अंदर में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, रहने दो।